नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो कौन-कौन से अ, दशा, कौन-कौन से सपोर्टिंग चार्ट का मदद से हम चार्ट देख सकते हैं। हालाँकि आप में से कई लोग हैं जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, फिर भी हमने एक उदाहरण स्वरूप आप लोगों को ये रखा है। और ये जो चार्ट हमने लिया है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर का चार्ट है। और केवल हम समझने के लिए उनके जीवन से कुछ हमने ये अध्ययन रिकॉर्ड किया है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मकर लग्न, जब भी सबसे पहले हम कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले लग्न पर ही विचार करना चाहिए कि भाई कौन सा लग्न हमें मिला है। तो मकर लग्न माने लग्न और राशि, ये सबसे पहले देखनी चाहिए। कोई भी चार्ट आपके सामने आएगा तो क्या लग्न है और क्या राशि है, ये सबसे पहले नोटिस करना चाहिए। और अलग अलग विचार रखते हैं लोग। कई कहते हैं कि लग्न में बैठे ग्रह बड़े महत्व के होते हैं, कोई कहता है नहीं लग्न महत्व का होता है। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। मैं कोई ऐसा मतलब क्या इसको क्या कह सकते हैं, ये मेरा आपको एक प्रकार का गाइडलाइन आप कह सकते हैं, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है ये कि मैं आपको आदेश देता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है। ये जहाँ से मैंने सीखा है तो वहाँ मुझे यही बताया गया कि लग्न ही महत्वपूर्ण होगा। लग्न में बैठा ग्रह कभी कभी उसको और बल भी दे देता है, लेकिन इस कारण से लग्न नहीं बदल जाता है। उदाहरण देकर समझे, यदि कर्क लग्न की कुंडली में हो सकता है लग्न में मंगल नीच का बैठा हो, या कर्क लग्न की ही कुंडली में हो सकता है बृहस्पति उच्च का बैठा हो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो बृहस्पति का लग्न हो गया या उच्च का बृहस्पति है तो वो उसका अलग ही प्रभाव हो गया। पहले हम उसको कर्क ही रखेंगे, चाहे नीच का मंगल आए और चाहे उच्च का बृहस्पति है, वो रहेगा चंद्रमा का ही लग्न। तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि जैसे कई बार हम कह देते हैं कि किसी भाव में बैठा ग्रह उस महत्व को, माने लैंडलॉर्ड के महत्व को कम कर देता है। ऐसा आप खुद ही देख पा रहे होंगे। जैसे मकर ये आ रहा है तो मकर ही रहेगा, चाहे मंगल बैठे और चाहे बृहस्पति बैठे। मंगल यानी अगर कोई उच्च का ग्रह हो जाता है बृहस्पति या नहीं, इस राशि को वो थोड़ा कम, उसका स्ट्रक्चर उसको थोड़ा कम समझ में आता है, इतना ही है। लेकिन रहेगा वो फाइनली जो फेल और पास का निर्णय है, वो तो लैंड लॉर्ड ही तय करेगा। अब हम अपने मन से कुछ ऐसा बनाने लग जाएं कि नहीं, जो रहने वाला है भाई, जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना भाई, कोई गृह स्वामी तो गृह स्वामी होता है, उसमें कोई किराएदार रह रहा है तो हम ये तो नहीं कहने लग जाते हैं कि भाई किराएदार मकान का मालिक बन जाएगा। ऐसे ही ये जो 10 नंबर लग्न है, इसका लग्नाधिपति शनि ही महत्वपूर्ण है सबसे अधिक। बाकी चाहे उच्च के हो नीच के हो, वो सब बात की बात है। ग्रह स्वामी ही, लैंड लॉर्ड ऑफिशियली वही उसका उसका माने जमीन के जो कागजात है वो उसके पास है। ठीक हो गया। तो ये बृहस्पति की नीच राशि होती है और मंगल की उच्च राशि होती है, तो वो भी हमने कई बार चर्चा की है। बृहस्पति की नीच राशि का अर्थ ये नहीं होता कि बृहस्पति फल नहीं देगा। ऐसा बोलते हैं बृहस्पति नीच का हो गया तो फल नहीं देगा। तो बृहस्पति का एक स्वभाव है। बृहस्पति को ज्ञान के बारे आप बात करिए, अपने भवन में आप उसको रखिए, वो ज्यादा बली होता है। लेकिन आप उसको ऑफिस प्रोमाइसिस में बिठाएंगे, आप उसको, वो ऑफिस प्रोमाइसिस के लिए मुख्य रूप से नहीं बना है, वो एक प्रकार ज्ञान देने वाला है, बढ़िया वो दे सकता है, भवन में हृदय में उतर सकता है। लेकिन आप उसको ऑफिस के लिए तो अलग प्रकार की ऊर्जा चाहिए। उसके लिए तो माने ज़ोडिएक से अगर देखें, सबसे ज्यादा ऊर्जावान ग्रह कौन है? हम अलग अलग प्रकार बोलते हैं। कोई बोलता है सूर्य है, सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। अभी मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। वो सूर्य का प्रकाश अलग अलग प्रकार की सारी ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए।
सूर्य में ही चंद्रमा, माने सूर्य के रिफ्लेक्शन से ही एक प्रकार से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके चंद्रमा चमक रहा है, तो सूर्य में तो सब समाहित है। लेकिन जब मैंने बात की पराक्रम की, ऑफिस का जो पराक्रम बल है, वो सबसे ज्यादा विषय किसका है? कई बोलेंगे शनि का, कई बोलेंगे राहु का, कई बोलेंगे बृहस्पति का, अलग अलग, लेकिन सबसे बड़ा विषय वो ऊर्जा जो है वो मंगल के पास है। ठीक हो गया? माने मंगल एक प्रकार का पराक्रम है। जो लोग अपने आप को बड़ी जल्दी ऑफिस प्रमाइसेस में अपने आप को अंडर एस्टिमेट, बल ऑफिस का क्षीण ऐसा समझने लग जाते हैं, तो मंगल कमजोर है। मंगल का वो एक्सपर्ट है पराक्रम का, वो ऑफिस प्रमाइसेस में उसको आप लगातार काम करवाते रहिए। सूर्य का भी, सूर्य में तो एक प्रकार से मिलन है, सूर्य के अंदर तो एक प्रकार से वो काफी माने ठीक है वो राजा है, लेकिन वो काफी जेंटल होकर आदेश देता है, काफी भद्र होकर। और मंगल अपने समय पर रूथलेस भी हो सकता है। तो जब हम वो ऊर्जा की बात करते हैं, वो लगातार कार्य कर सकता है, बिना थके कार्य कर सकता है, वो तो मंगल ही है। इसमें तो कोई माने ऐसा विवाद बनता ही नहीं है। फील्ड में रहकर लगातार राजा काम नहीं कर सकता है। राजा कुछ देर आता है, अपना दल बल के साथ आता है, अपने उसके जो सैनिक है उनके साथ ज्यादा देर रहेगा तो राजा निस्तेज हो जाएगा। माने अगर प्रजा के बीच में बहुत देर तक राजा रहेगा, पता लगा उसको महीनों महीनों प्रजा के बीच में रुकना पड़ रहा है, उसका बल, वो अपने आप को क्षीण महसूस करने लग जाता है। कमांडर के साथ ऐसा नहीं है। उसको तो कमांडर माने वो सारे सोल्जर्स को एकत्र करना है, उसको तो फील्ड में ही रहना है। वो फील्ड में रहकर अपने आप को कमजोर समझने लग जाएगा, तो फिर बड़े बड़े जो पराक्रम चाहिए, युद्ध पराक्रम चाहिए, वो फील्ड में जाकर कौन करेगा? तो मंगल तो उस विषय का एक्सपर्ट है। इसीलिए ज़ोडिएक भौचक्र का जो 10वां भाव है मकर, वहां पर एग्जॉल्टेड जो है वो सन नहीं है, वहां पर मंगल एग्जॉल्टेड है। ठीक है? तो वो आप समझ रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े। देखिए, कोई ये चाहता है यदि कि एक क्लास में मैं सब कुछ बता दूं, ये तो आप माने ये भी एक प्रकार का करप्शन हो जाता है। इसको भी मैं, जैसे कई बार पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोग देखते हैं, लेकिन कई बार हम एक क्लास में ज्योतिष का सब कुछ जानना चाहते हैं, वो तो हो नहीं सकता है ना। विद्या को समय देना पड़ता है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने जो सारा ज्ञान है वो दूसरे वीडियो में बताया है, वो एक ही वीडियो में आना चाहिए था, वो मैंने एक प्रकार से हमारी कमी को हम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, मां सरस्वती को पाने के लिए जैसा उनका तरीका है उसी तरीके से जाना है। जैसा मेरा तरीका है ऐसा नहीं। ठीक है? तो वो धीरे धीरे करेंगे तो वो पा ही लेंगे उस चीज को। और हमने शुरू से ये प्रयास किया है कि केवल सूत्र बताने तक सीमित ना रहें। सूत्र बताने से पहले यदि हमारा मन उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाकर तैयार करे, तो कोई भी अच्छी या बुरी बात ज्योतिष में हमें ज्यादा परेशान या बहुत अहंकारी ऐसा नहीं बना सकती है। भाई अगर बहुत अच्छी चीज पता लग जाती है और उसको समझने की समझ नहीं है हमें, तो हो सकता है अहंकार आ जाए। बहुत बुरी बात पता लग जाती है, उसको समझने की समझ नहीं है, तो हम सब हो सकता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाए, डर उत्पन्न हो जाए। इसलिए ज्योतिष को समझने से पहले की जो समझ है उस पर भी हम कई बार चर्चा करते हैं। और कई बार कुछ व्यक्तियों को वो चर्चा थोड़ी कम रास आती है, उनको लगता है नहीं नहीं सर सूत्र बताइए सीधा, ये चर्चा में नहीं जाना है। तो भाई तो मेरी मजबूरी क्या है, मैंने तो जहां से भी सीखा है, हमें सिखाया अधिक समय असल में उसमें ही लगता है, सूत्र सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप लोग जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो सूत्र, जो फलित ज्योतिष के सूत्र होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन उसकी जो चर्चाएं चलती हैं ग्रहों के स्वभाव की, वो सब वो ही असल में महत्वपूर्ण है। रज, सत्व, तम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो समझने में दिक्कत होती है। और इसीलिए
हमारे ऊपर इसका बुरा या अच्छा असर पड़ता है। कई लोग ज्योतिष पढ़ के बहुत डर जाते हैं क्योंकि सीधा फलित पर ही पढ़ रहे हैं, वो सूत्र बताओ बस, पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है, तो फिर होगा ही ना इस प्रकार का असर। तो ये जो हमने जो चार्ट है, इसमें क्या देखना है सबसे पहले, कोई भी आप लोग चार्ट देखेंगे तो लग्न और राशि, लग्न का एकदम दिमाग में आना चाहिए। लग्न है ना, समाज इनको कैसा देखता है, उनकी जो एक रियल इमेज बनेगी। तो 10 नंबर शनि की राशि है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो मंगल को ज्यादा प्रिय है, तो समाज में एक ऐसी इमेज जाती है, अनुशासन प्रिय, बहुत कर्मठ। एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो मकर राशि आगे से एक प्रकार का भेड़ की तरह है, पीछे से क्रोकोडाइल की तरह दिखता है। ठीक है, कुछ कुछ भ्रम होता है मकर राशि में, आगे से जैसे वो एरीज की तरह दिख रहा है। एरीज भी एक प्रकार का जैसे हिरन है, भेड़ है। तो मंगल की फेवरेट राशि है वो, मंगल यहां पार्टी करता है, खूब एंजॉय करता है। ठीक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मकर लग्न सोसाइटी में क्या इमेज जा रही है। ठीक हो गया, कमांडर पूरे एक्साइटेड मोड में जहां रहता है वैसा लग्न हम 10 नंबर को मानते हैं। फिर उसके बाद राशि, राशि यानी मैं खुद कैसे एक्ट करूंगा। आप लोग क्या मान रहे हो वो ठीक है, मैं खुद क्या हूं वो हम देखते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा भारतीय ज्योतिष में मन का कारक है, उसमें फिर बहुत विवाद हो जाता है। कोई केवल पाश्चात्य ज्योतिष पढ़ता है तो फिर आप जानते हैं इस पर कई वीडियो भी लोगों ने बनाया और बड़ा व्यंग्य भी किया है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, उसको कौन ही समझाए। असल में जो मैं बता रहा था कि जो बिना समझे ज्योतिष को पढ़ेगा तो उसका तो अनर्थ होना ही है। मैंने कोई वीडियो देखा था, बोलता है कि एक एक महीने तक राशि सेम रहता है तो प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है, वैसे वैसे। तो उसके बारे में क्या ही बोलूं, माने जब बिना पढ़े वो बोल रहा है, जो आपने इतने लंबे समय में पढ़ा है उसको एक दिन में तो हम उसको समझा नहीं सकते हैं। इसलिए उसको दया का पात्र है, उसको यही सोचना चाहिए, बेचारा बेचारा है वो, दया का पात्र है। ठीक है, उससे द्वेष करके भी हमारी रैम तो खराब हो जाएगी ना, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम उसको इतनी फालतू का तवज्जो देंगे, वो उतना डिजर्व नहीं करता है अभी। ठीक है, इसलिए अपने रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जो हमारा मतलब उस परिभाषा में बात कर रहा हूं, जैसे हमारा ब्रेन को कंप्यूटर की तरह देखा जाता है, सुपर कंप्यूटर की तरह देखा जाता है, तो उसी तरह आपको अनावश्यक रैम लगाएंगे तो फिर जहां आवश्यक लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। तो बहुत लोग आपको मिलेंगे, वो असल में ये माया, इसी को बोलते हैं ना माया जाल। बहुत आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो मैंने आपको आप जिसमें उलझना नहीं चाहिए, आगे बढ़े। बहुत अच्छी भी लोग ऐसे मिल सकते हैं जिसके प्रेज सुनकर आप भाव विभोर हो जाएं, अच्छा उसी में आप फंस जाएंगे फिर। तो ठीक है, आप उसका रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, आगे बढ़ें। कोई हो सकता है उसको समझ में ना आए, वो आपके साथ विवाद के विषय में नमस्कार करके उससे भी आगे बढ़े। ये संसार इसी प्रकार से रचा गया है। ठीक हो गया, माने इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भाषा में प्रोग्रामिंग की जाती है। अब कोई हमें अच्छा लग सकता है, कोई बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे तो फिर तो आप इस माया जाल से पार नहीं निकल सकते हैं। तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा था कि बिना अध्ययन करे कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि 1 महीने तक हमारी राशि एक जैसी रहती है, जबकि ऐसा भारतीय ज्योतिष में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो चंद्रमा आप जानते हैं कि एक दिन एक नक्षत्र में बिताते हैं और लगभग 2.25 दिन 2.5 दिन एक राशि में बिताते हैं। और हो सकता है आपका जंक्शन के समय जन्म हो रहा है, लग्न बदल गया, फिर नवमांश बदल गया, फिर दशमांश बदल गया, ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं। लेकिन अब कोई ये सोचे कि मैं 1 घंटे में या 1 मिनट में बता दूं, प्रूफ कर दूं, ऐसा प्रूफ करने का अपने का कोई वैसा, माने आप उसमें पढ़िए मत। माने हमें जो फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, उनको प्रूफ करने के लिए आप जाइए ही मत। जो जितना डिजर्विंग होता है वो उतना ही वहां ही पहुंचता है। वो अभी वो डिजर्व नहीं कर रहा है तो उसको जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं। अपने आप ही जब उसका मन लगेगा कुछ ऐसा समझने के लिए, वो समझेगा। और उसको अभी नहीं है तो फिर क्यों जबरदस्ती किसी को लाना है। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, उसको समझने दीजिए उसको। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये शास्त्र उन लोगों ने भी पढ़ा है जो बहुत वैज्ञानिक स्तर के
बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं उनको उनकी केवल ये बात बता रहा हूं कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं आधुनिक विद्या का बहुत बड़ा जानकार हूं, तो वो ये भी समझ लें कि आधुनिक की बहुत अच्छी आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान की बहुत अच्छी समझ रखने वाले लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है और बहुत आदर सम्मान से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सौभाग्य से हमें ऐसे गुरुओं का साथ मिला जिन्होंने आधुनिक विज्ञान का भी बहुत गहन अध्ययन किया और हमारे वेदों का, पुराणों का, उनका भी गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो मतलब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कोई भी ज्ञान एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अधूरा समझ में आएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो बेचारा दया का पात्र है। जो इस पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है वो बेचारा दया का पात्र है। ऐसा ही समझकर उसको क्षमा करना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं इसमें, देखिए चंद्रमा हमारा मन है, तो मन कहाँ चला गया? छठा भाव। सामान्यतः आप ये पढ़ते हैं कि छठे भाव का चंद्रमा हमारा, जो हमारी आम प्रचलन में हमारी मान्यताएं कम अच्छा बताते हैं, छठे भाव को बोलते हैं रोग, रिपु, ऋण। संस्कृत में रोग, रिपु, ऋण की जातक का जो मन है इन विषयों में ज्यादा रमेगा अगर चंद्रमा मन का कारक छठे भाव में। रोग यानी मेडिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ऐसा कुछ भी, कॉस्मेटिक्स। और रिपु यानी लिटिगेशन हैंडल, वकालत भी छठे भाव में आता है। और ऋण यानी डेबिट, क्रेडिट और ये सब चीजें, पैसा लगाया, निकाला। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी छठा भाव बड़ा महत्व का होता है। तो मतलब छठे भाव का चंद्रमा कुछ विषयों में दोषपूर्ण माना जाता है, लेकिन अगर प्रोफेशन इन तीन से संबंधित है, रोग, रिपु, ऋण, उसको छूट मिल गई है। तो आपको समझ में आ गया कि छठे भाव में, माने अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी पेशा है, तो जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि ये बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं, तो अभी मन वहां लग रहा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्यतः ये विषय मन वहां लगना बहुत अच्छा नहीं बताते हैं हम। आप समझते हैं कि हम तो भाई जैसे ग्रह विषय, ज्ञान का अर्जन, लेकिन अब भाई अगर कोई उसका अध्ययन करेगा नहीं रोग का, तो रोग का निदान कैसे होगा? तो इसीलिए बस केवल इसीलिए हमने थोड़ा सा कम अच्छा है। बाकी आठवें भाव के चंद्रमा से भी लोग बहुत बढ़िया एंटीवेनम एक्सपेरिमेंट के महारत हैं और डीप रिसर्च कर रहे हैं। 12वें भाव के विषय से लोग एक्सपोर्ट में बड़ी अच्छी उनकी पकड़ है और हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें 6, 8, 12 का चंद्रमा यदि होता है, तो अगर संबंधित विषय है हमारा, तो फिर वो अच्छा ही मानना है। और चंद्रमा यानी मन, ग्रहों के कंजंक्शन के लिए कई बार आप लोगों ने कहा है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कंजंक्शन में आप ग्रह के सामान्य जो कारक होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो कंजंक्शन अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, चंद्रमा हमारा मन है, गुरु हमारा ज्ञान, सही गलत इसका निर्णय करने का, इसके पास मादा है, नैतिकता में बहुत हाई है बृहस्पति गुरु। तो इससे ये बात समझ में आती है। हम अलग अलग प्रकार से बोलते हैं ना भाई ये गज केसरी योग है। अब कई वीडियो में आपने ये भी देखा होगा, गज केसरी योग तभी काम करता है जब D4 चार्ट पर उसका असर होता है, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आता है तो उसका असर ज्यादा होता है। ये सब चीजें आती हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर गुरु चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो अब उसका जो मन है ऐसे ही नहीं बहक जाएगा। उसके पास एक समझदार, एक अच्छी समझ है, गुरु है उसके पास। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि वो ज्ञान मार्ग से चलेगा, वो ज्ञान
कि कसौटी पर खरा उतरता है तभी आगे बढ़ता है। ठीक हो गया। तो ये अभी गज केसरी योग D4 में लगाकर देख रहे नहीं देख रहे हैं वो छोड़िए उसको। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव है तो वैसे ही वो निर्णय नहीं लेता है, विचार करता है। ठीक हो गया। और अगर वो बृहस्पति उसको जो तात्कालिक प्रभाव है वो और अच्छा मिला है तो फिर कहना ही क्या। बृहस्पति कुछ चीजें कभी नहीं छोड़ सकता है, चाहे उसको किसी भी घर का स्वामी बना दिया जाए। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं वो बृहस्पति इस लग्न के लिए 12वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है। तो एक प्रकार से 12वां भाव जैसे न्यूट्रल होकर काम करता है, तीसरा भाव एक प्रकार से वो ऋण होकर काम करता है, क्योंकि इसको 3 6 9 3 6 8 इस प्रकार 3 6 8 12 जब गिना जाता है तो वो थोड़ा ऋणात्मक पहलू और उजागर हो जाता है। तो उसको ये काम भी करना पड़ता है, लेकिन ये काम कर कर भी इसको हम ऋण नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मान सकते। और अगर वो पॉजिटिव साइड के लिए काम करता फिर तो कहना ही क्या था। लेकिन इनको ज्ञान सही गलत का, इनका माने स्वभाव है, वो समझने का प्रयास करते हैं बहुत बढ़िया और समझ ही लेते हैं। ठीक हो गया। और फिर मन पर शनि का भी प्रभाव है। अब एक सामान्य नियम तो ये होता है भी शनि जो है वो अगर चंद्रमा पर ज्यादा नजदीक आता है तो उसको कमजोर कर सकता है, उसको एंजाइटी दे सकता है। लेकिन ये लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स में से है भाई। माने लग्नेश से ज्यादा और क्या है हमारे लिए, लग्नेश सर्वे सर्वा है हमारा। अभी शनि जो है वो चंद्रमा को प्रभावित करके ऋणात्मक कार्य कैसे कर सकता है। तो अगर ये भी कभी आता है कि शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है ये बैड योग क्रिएट कर सकता है, बुरा योग क्रिएट कर सकता है, वो फिर उन लग्नों पर विचार करना है जहां शनि वाकई फंक्शनल मैलेफिक यानी तात्कालिक रूप से भी वो एक क्रूर पापी ग्रह है, तो फिर वो चंद्रमा को ज्यादा बुरा करेगा। लेकिन अभी तो वो एक प्रकार से अगर आप देखें तो वो सप्तमेश और लग्नेश का दृष्टि संबंध हो जाता है यहां, यानी प्रथम भाव और सप्तम भाव का दृष्टि संबंध उसका लाभ बनाता है। ठीक हो गया। और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं कि लग्न तो हमने देख लिया, मकर लग्न है, राशि हमने देख ली मिथुन राशि। तो मिथुन यानी एक लाइन में बोलते हैं राजकुमार का रोमांटिक फेस। मिथुन राशि को एक लाइन में क्या समझते हैं, प्रिंस जो थोड़ा सा हास्य विनोद भी पसंद करता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस रहना है, वो थोड़ा सा हंसी मजाक तो उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक हो गया। तो माने बुद्ध के अंदर दो खूबियां, माने दो रूप हैं बुद्ध के। एक बुद्ध कुछ कुछ बृहस्पति की तरह दिखता है, एक बुद्ध कुछ कुछ चंद्रमा की तरह दिखता है। तो जो बुद्ध बृहस्पति की तरह दिखता है वो कन्या राशि में है, नियमों का पालन करने वाला। और जो बुद्ध कुछ कुछ चंद्रमा की तरह दिखता है वो मिथुन राशि में। ठीक है। तो मिथुन मैथुन शब्द से बना है वो, तो हास्य विनोद पसंद करता है वो। और आप देख रहे हैं लग्नेश शरीर बुद्धि स्वामी होकर 12वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। ये बड़े सूत्रों में आता है कि यदि लग्नेश 3 9 12 से संबंध बनाता है, चंद्रमा 3 9 12 से संबंध बनाता है, या लग्न राहु केतु एक्सिस में जाता है, तो विदेश में रहना ज्यादा सार्थक रहता है, हमारे लिए ज्यादा बढ़िया माना जा सकता है। तो इनका लग्नेश और इनका धनेश, भाई अगर कोई कहेगा धनेश कौन है तो शनि को ही कहेंगे हम। प्राइमरी लॉर्ड तो एक्वेरियस या कुंभ राशि का शनि है। तो वो कहां से एग्जीक्यूट, कहां से फल देने के लिए तैयार है, 12वें भाव से। ठीक है। ये स्थान की मैं बात बता रहा हूं, शनि कहां से काम कर रहा है। अभी कोई कहने लग जाए कि सर 12वें भाव के बिंदु बल कम होने से इसको सर्वस्टक वर्ग में कम अंक मिले, वो अलग विषय। लेकिन शनि को कहां से कार्य करवाकर हम अपनी तिजोरी जल्दी भर सकते हैं, 12वें भाव से। कहां रहकर हम ज्यादा विश्वास में आएंगे, क्योंकि लग्न का माने मैं स्वयं, मेरा
फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया जा सकता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। और ऐसी इनकी भी इच्छा है, और इच्छा तो है लेकिन वो सही समय का इंतजार है। तो सही समय पर भी हम विचार कर सकते हैं, संबंधित ग्रह कोई ऐसा आता है तो इनको वो चीज मिलेगी फिर। लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि लग्नेश होकर वो 12वें में चला गया, और वो धनेश होकर वो लग्न का स्वामी 12वें में चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे हमने क्या देखना है, चंद्रमा का डिपॉजिटर, माने वो हमारा राशि तय करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को स्थान देने वाला, चंद्रमा का लैंडलॉर्ड या बृहस्पति का लैंडलॉर्ड कौन है? मरकरी। केवल स्वराशि नहीं है, ध्यान से देखिए, बृहस्पति की जो कम डिग्रियां हैं वो उसको उच्च बनाती हैं, एग्जॉल्टेड बनाती हैं। ठीक हो गया। सीमा लांघ कर भी आगे निकल जाएगा अपने नेचुरल कारक है वो बुद्धि का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, तो बहुत मतलब इनका जो कैलकुलेटिव नेचर है, बहुत बढ़िया गणित मैथ्स वाला पार्ट देता है। राशि स्वामी होकर वो उच्च का है बुध। ठीक है, तो इस बात को भी समझना है और ग्रह के दोनों ही पहलुओं को समझना है। मैं जब भी कोई बात करता हूं तो किसी व्यक्ति पर उसका अच्छा असर पड़ता है, किसी व्यक्ति पर उसका बुरा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो केवल उच्च के ग्रह को यदि अच्छा माने बैठा है, नीच के ग्रह को बुरा माने बैठा है, तो फिर मेरी बात का उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसने नीच के ग्रह की खूबी को भी समझ लिया, जैसे मैंने कई बार बताया कि बुध का और बृहस्पति का नीच होना भक्ति आंदोलन, भक्ति भावना, इन विषयों के लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि ये जो भक्ति विषय है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से देखा नहीं जा सकता है। कोई अगर उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करने लगे, उसका क्या फायदा? इतने घंटे जप किया, उसका क्या फायदा? उसका क्या लौकिक लाभ है? वो ऐसे नहीं समझ पाएगा। तो कई दफा खासकर ये ग्रह, क्योंकि ये जो बृहस्पति है वो आप समझते हैं विजडम है, और बुध है इनको हम नर्व सेल्स के साथ भी जोड़ते हैं। मैंने हमारे पुराने वीडियो में भी है, हम इसको एक प्रकार नर्व सेल, आप जानते हैं हमारा जो स्पाइनल कोड मेरु रज्जु के साथ बुध का बड़ा गहरा नाता है। ठीक है, जितना एक्टिवेशन है नर्व सेल्स का, उतना ही ब्रेन आपका एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन का एक्टिवेशन भी हमारे मुक्ति में या हमारे सदमार्ग में सहायक है। ठीक हो गया। तो इसीलिए बुध भी बड़ा मायने रखता है। बुध का डेबिलिटेशन होने का अर्थ है कि भाई वो फिर उस रास्ते से नहीं जाएगा जहां पर व्यक्ति को बहुत स्वाभिमान बढ़ जाता है, बुद्धि का स्वाभिमान बहुत बढ़ जाएगा तो वो फिर अहंकार का रूप ले लेता है कई बार। फिर बुध दूसरे रास्ते से ज्यादा बढ़िया काम करता है। जब बुध डेबिलिटेटेड होता है, माने वो जब पाइसेस में, मीन राशि में जाकर बैठता है, तो फिर वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पर थोड़ा कम रहता है उसका विश्वास। ठीक हो गया। तो वो अपना अपना वो है, अपना अपना, जैसे मैंने बोला ना, कोई मेरी बात को बुरा भी ले सकता है, कोई मेरी बात को अच्छा भी ले सकता है। तो जिसने पूरी तरह संसार को ही देखना है वो फिर उस प्रकार से समझेंगे, और जो कहते नहीं संसार के बाद भी हमें वो भी ऐसे मुक्ति को भी समझना है। संसार में ठीक है, हम कोई संसार में ऐसा बुरा जीवन जीने नहीं आए, प्रसन्नता से जीने आए, लेकिन हम फाइनली हम 60+ 70+ होने के बाद हमें हमारा डिपार्चर ऑफ सोल भी अच्छा करना है, उसमें भी हमें भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो वो फिर व्यक्ति दोनों ही बातों को अच्छा ही समझते हैं। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। वो फिर नीच के ग्रह और उच्च के ग्रह को अपनी अपनी जगह अच्छा ही समझेंगे। तो बात समझ में आ गई। कोई बुरा या अच्छा है ही नहीं, सबका अपना अपना करने का, कार्य करने का एक तरीका है। समय पर सबको चाहिए होता है वो। अब जिसको केवल संसार ही चाहिए, उसको तो बस केवल संसार की दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, जवान आदमी, युवा ग्रह बड़ा काम का होता है, वो बहुत बढ़िया कार्य करता है।
और हम मुक्ति के लिए बात करते हैं तो वयोवृद्ध हैं, उनको बड़ा अनुभव होता है। वयोवृद्ध जो लोग हैं वो शायद शारीरिक रूप से इतने पुष्ट नहीं हैं, लेकिन वो अपने जीवन भर का अनुभव दे सकते हैं। उनके होने से हमारे कुटुंब एकत्रित रहते हैं, केवल उनके होने मात्र से। वो कार्य करे ना करे वो अलग विषय, वो केवल हैं, इसलिए हमारे कुटुंब एकत्र रहते हैं। हमें वो जानकारियां दे सकते हैं जो सारे के सारे युवा मिलकर भी नहीं दे सकते हैं कई दफा। तो वो अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए कई बार हम ग्रह की डिग्रियां देखकर भी डरते हैं या डराते हैं। अरे वृद्ध है तो क्या फल देगा, वो निष्फल है। वो न्यूली बॉर्न बेबी है, क्या करेगा, वो कुछ नहीं करता है। बालक क्या करता है, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं वो जो ऑरा, वो जो एनर्जी है जब घर पर बालक का जन्म होता है, सब कुटुंब एकत्र हो जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, उत्सव का माहौल हो जाता है। तो क्या वो बालक उसी समय पर वो कार्य करने लग रहा है क्या? नहीं, फिर भी हम सब में एक बड़ी ऊर्जा आ जाती है। तो वो एक उस प्रकार की ऊर्जा आप एक्सपेक्ट करते हैं, वृद्ध है या बाल्यावस्था है, शिशु है, वो सब। तो मेरा कहने का अर्थ है कि केवल अगर संसार की बुद्धि से एस्ट्रोलॉजी समझेंगे तो इसलिए कंप्लीट होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट। धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा समझ के पढ़ेंगे तो हर चीज अच्छी है। अर्थ कामना पूर्ति से, फिर तो डर लगेगा मोक्ष से। फिर क्या करना है मोक्ष का? धर्म का भी फिर क्या ही करना है? पैसा है और कामना पूर्ति हो रही है, बस क्या करना है? धर्म प्रोटोकॉल, ये मानक प्रक्रिया छोड़ो ना इसको। तो ये फिर उल्टा ये फिर समस्या देने लग जाती है आदमी को। लेकिन एक समय पर वो समझ में आ ही जाता है कि धर्म का पालन करके मुक्ति को जाना है, और बीच में जीवन मिला है इसलिए अर्थ और कामना पूर्ति भी कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति का लक्ष्य वो नहीं है कामना पूर्ति या अर्थोपार्जन। वो मेरे बताने से नहीं होगा, मतलब मैं कोई रेफरेंस नहीं हूं कि मेरे बताने से मैं बोल रहा हूं आप मान लीजिए, नहीं। आप लोग खुद ही उसका उत्तर तलाशे। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर आप प्रूव करके दिखाएं। अरे मेरे प्रूव करने से क्या होता है? मैं कोई ग्रंथ थोड़ी हूं। आप लोग स्वयं, जब आपके अंदर प्रबल उसकी उत्कंठा प्यास जागेगी, उसका उत्तर आप खुद ढूंढे। और जब व्यक्ति स्वयं ढूंढता है तो व्यक्ति को परफेक्ट आंसर मिलता है, जो उसके लिए भी अनुकूल होना चाहिए। मैं बताऊंगा तो वो मेरे, मतलब हो सकता है मैं इस मामले में कहीं बायस्ड हो जाऊं, लेकिन आप जब ढूंढेंगे तो आप अपने लिए ढूंढेंगे। ठीक है, इसलिए विनम्रता के साथ। कोई बात समझ में नहीं आती है, बहुत चीजें हैं। हम लोगों ने इंजीनियरिंग जब किया था तो बहुत चीजें ऐसी थी, स्टार्टिंग में बड़ी अटपटी सी लगती थी कि इंडक्शन मोटर अलग होती है, सिंक्रोनस मोटर अलग होती है, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वो मोटर आई और स्टेपर मोटर आई, फिर बीएलडीसी मोटर आई, ये सब बहुत अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से एक प्रकार ही है, वो कैसे अलग अलग है? लेकिन वो अलग अलग था, अलग अलग प्रकार से काम करता है। वो जब समझ में आ गया तो फिर वो, तो मतलब हमने उसको कोशिश की समझने की, तो समझ में आ रहा है। मतलब मैं ये केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं, प्रथम दृष्टा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो गलत है। आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। नहीं तो फिर क्या है? सब इंडक्शन ही मोटर है फिर सब। फिर वो आपने वो फिल्म में पढ़ा होगा ना, वो हाउ इंडक्शन मोटर रन्स, तो फिर वो इंडक्शन मोटर की तरह बताएगा सबको। वो फिर बीएलडीसी, सर्वो, ये सब क्या है, अलग अलग सिंक्रोनस में क्या अंतर है वो। तो यहां बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। वो अंतर आपको, मतलब मैं तो यही कहूंगा आपको समझना चाहिए। बिना समझे अगर आप किसी भी चीज को निराधार बता रहे हैं तो मूर्ख भी नहीं कह सकता मैं आपको, दया के पात्र हैं आप। तो इसीलिए प्रभु से, परमात्मा से यही प्रार्थना करें, भगवान हम कभी भी, क्योंकि ये भी एक प्रकार का असत्य है ना, फिर हम कभी भी असत्य ना कर पाए, हमारे कारण कोई असत्य भाषण ना हो जाए। अब बिना समझे आपने किसी को ये गलत अगर कह दिया और बाद में पता लगा
तो फिर उसका प्रायश्चित तो बड़ा कठिन है। इसीलिए समझ में नहीं आता है तो समझिए, और जब तक समझ में नहीं आया है तब तक उसके प्रति आप उदासीन रह सकते हैं, लेकिन उसको डिनाय करने से नुकसान आपका ही होगा। ठीक हो गया? तो असल में ये है ही इस प्रकार का, ज्योतिष शास्त्र है ही ऐसा। वो जागृति भी दे देता है। दर्शन शास्त्र माने ईश्वर के प्रति भी हमारा रुझान बढ़ा देता है। अगर ईश्वर के साथ संबंध ना होता तो फिर इसमें मोक्ष शब्द आता ही क्यों? इसलिए आप लोग इसको केवल सूत्र के लिए मत पढ़िए। कई इस प्रकार के कमेंट में पढ़ता हूं चैनल में कि सर आप तो मोक्ष की बातें बताने लग जाते हैं, हम तो केवल सूत्र समझने आए थे। तो मैं क्या कर सकता हूं? मतलब हमारे जो गुरु हैं उन्होंने जिस प्रकार हमें समझाया है, तो मैं तो आपको वही तरीका समझा सकता हूं ना। अब कोई व्यक्ति आपको ऐसा बता रहा है कि एकदम मैं आपको अभी 10 मिनट में सिखा दूंगा, आपको एक दिन में कुंडली देखना सिखा दूंगा, तो फिर मैं तो उल्टा मना करता हूं। कोई एक दिन के लिए आता है तो मत आइए, वो नहीं, वो अर्थ का अनर्थ करेगा। हम लोग अपने उसमें भी बोलते हैं, अगर कोई हमारे पास कुंडली देखने के लिए आता है, अगर आप सीधा कुंडली देखने आ रहे हैं तो मत आइए। आप लोग पहले थोड़ा पढ़ें, समझे, ताकि जब एस्ट्रोलॉजर कुछ बात करेगा तो आप उसको कनेक्ट कर पाए। हम मना कर देते हैं। कोई बोलता है कि सर मैं ABCD भी नहीं जानता हूं, मुझे अपना चार्ट का प्रेडिक्शन लेना है। नमस्कार, नमस्ते, क्षमा करें, हमें बड़ी विनम्रता से बोलते हैं हम। आप थोड़ा थोड़ा यदि समझेंगे, थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे राशि क्या है, भाव क्या है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं आता है, एक दिन में सब कुछ समझ लें, वन साइडेड टॉक जैसा मैंने बोल दिया आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आया कि मकर लग्न, लग्नेश 12वें भाव में है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल के बारे बात कर रहा है। राशि स्वामी बुध 9वें भाव में, लंबी यात्रा भाव माना जाता है, भाग्य भाव, गुरुओं का भाव माना जाता है, अप्रूवल, जजेस। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया। और ये बहुत अच्छी स्थिति में है बुध, और अच्छी स्थिति और अच्छी हो रही है, ध्यान से देखें आप। बुध उच्च का है, और शुक्र जो इस लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट है। योग कारक क्यों है? क्योंकि वो दशमेश भी है शुक्र, और वो पंचमेश भी है। ठीक हो गया? तो दशमेश और पंचमेश माने एक प्रकार विष्णु और लक्ष्मी। कोई भी ग्रह विष्णु हाउस और लक्ष्मी हाउस का लॉर्ड एक साथ हो जाता है, उसको योग कारक बोलते हैं। वो बैठा है 9वें भाव में, फल देने के लिए अपनी दशाओं में, अंतरदशाओं में। ये हाउसेस बहुत अच्छे बताए जाते हैं, 1, 5, 9। लक्ष्मी माने फ्रूटफुल, आसानी से फल देने वाले, 1, 5, 9 बहुत जल्दी फल देने वाले। ठीक है? हम फ्रूटफुल राशियों की बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहां फ्रूटफुल का अर्थ है जो आसानी से, बिना ज्यादा बल लगाए, बिना ज्यादा पराक्रम लगाए, हमें अपनी दशाओं में फल दे रहे हैं। तो कोई ये भी कह सकता है, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, शुक्र तो इनका नीच का है। एकदम सीधा बोलते हैं, एकदम मतलब तैयार, शुक्र नीच का है, फल नहीं देगा, ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। हमें किसी के समझ की जरूरत नहीं, हमें पता है फल नहीं देगा, ऐसे। तो क्या इसका वाकई अर्थ ये होता है क्या कि नीच राशि में तो फल नहीं देता? ऐसा नहीं। नीच राशि में है तो शुक्र का जो तरीका है, उसका जो वे है, उससे अलग प्रकार भाव में इसको बिठाया हुआ है। शुक्र जो है वो प्रेम संबंध, रोमांस, रिलेशनशिप, इसके लिए बना है, नेचुरल कारक माना जाता है। वो पाइसेस में जाके, मीन में जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है। ठीक हो गया? तो फिर उसको शॉपिंग का खूब सुख मिलता है, खूब बढ़िया पैसा खर्च करने का सौभाग्य मिलता है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये चीज अच्छी है। मतलब जीवन में
कोई कोई व्यक्ति हैं जिनको धन, मतलब मैं वास्तव में प्रकृति भगवान ने बने, हम बुराई करने वाले कौन है, हम कैसे बुराई कर सकते हैं, सबका अपना अपना जीवन है। और वास्तव में जो व्यक्ति, क्योंकि 12वां भाव जो होता है पाइसेस, वो फाइनल मोक्षा भी है, माने जीवन के अंत में हमें छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। तो जो अपने धन के उस मोह को छोड़कर कि मैंने 5 लाख रुपए लगाया है, उसका मैंने शॉपिंग करा है, मैंने, वो भी एक प्रकार का है तो छोड़ना, वो अलग बात है, वो अपने लिए लगा रहा है, बट अगर वो उसका साइड डायरेक्शन हो जाए तो फिर वो मुक्ति के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है। पाइसेस, मीन राशि, ज़ोडिएक का फाइनल मोक्षा हाउस। तो शुक्र शॉपिंग के लिए, पैसा खर्च करने के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप को चरम पर ले जाना चाहता है। और जो कन्या राशि है, कन्या में ये थोड़ा मतलब अपने आप को दबा दबा महसूस करता है, बिकॉज कन्या यानी नियमों का पालन करने वाला। कन्या, हम हर लड़की को कन्या नहीं कह सकते हैं, वो एक उसका एक नियम है कन्या होने का, बोलते हैं कन्या भोजन। स्त्री भोजन नहीं कहते हैं, उस केस में हम कन्या भोजन ही कहते हैं। तो कन्या के कन्या होने के लिए जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन शुक्र नहीं समझ पाता है, या वो उसका एक्सपर्ट नहीं कहा जा सकता एक प्रकार से, क्योंकि वो, मैंने बोला, वो तो विवाह के लिए कारक ग्रहों में माना जाता है, तो इसलिए वो इस विषय के लिए नहीं बना है। कन्या धर्म निभाने के लिए शुक्र ज्यादा उस विषय का एक्सपर्ट नहीं माना जा सकता, इसलिए उसको वहां पर सैड माना जाता है कन्या राशि में। ठीक हो गया। अब सैड है, लेकिन इस सैडनेस को कोई कम भी कर सकता है क्या? तो आप ध्यान से देखेंगे तो बुध, ये मैंने सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुध इस राशि का स्वामी और इस राशि में उच्च का होकर शुक्र के नीचत्व को समाप्त कर रहा है। और उसमें आप बहुत बढ़िया से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चंद्रमा से भी 1 2 3 4, चंद्रमा से भी ये केंद्र में। ठीक है। और इसके सामने ये बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि में शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है, तो बृहस्पति से भी केंद्र में है, 1 2 3 4। तो पूरी तरह से नीचत्व समाप्त होता है, लेकिन नीचत्व का प्रभाव एक शैडो तो रहेगी ही। वो जब भी अपने रिलेशनशिप की बात करेंगे, मतलब ये व्यक्ति, ये जातक जो हैं, वो इन विषयों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे। जैसे मैंने समाज में ऐसा, खासकर कलिकाल में ऐसा, माने शुक्र को व्यक्ति ज्यादा दिखाना चाहता है आज के समय पर। शुक्र यानी हमारा रिलेशनशिप, रोमांस, उसको ज्यादा एक्सपोज करना चाहता है ऐसा समय के साथ। यानी अगर आज के 200-250 साल पहले, 500 साल पहले से अभी तुलना करेंगे, वो ज्यादा एक्सपोज ऐसा करना चाहता है। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति अनुसार वो फलित में भी बदलाव होता है। अभी समय के अनुसार ही वो ज्यादा पहले ही वो अपने आप को खुले विचार वाला शुक्र ऐसा मान रहा है। तो इसीलिए अगर उसको थोड़ा सा पॉज दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये अपने संबंधों में, रिलेशनशिप में थोड़ा संकोच से रहेंगे। मतलब ये अपने बहुत ज्यादा एक्सपोजर, इनको वो नहीं अच्छा लगता है। वो बात भी सही है। जैसे मैंने बोला ना, वास्तव में सब बुद्धि अगर ग्रहण करने लग जाए तो सब सही ही है। जैसे कोई अपराधी है, वो अपराधी है, ठीक है, वो उसका भाग्य कह लें, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन संसार इसी प्रकार से चल रहा है। कोई ये कह दे कि अपराधी अभी होते हैं, पहले नहीं होते थे, वो भी गलत है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि फाइनली ठीक है, उसका वो चार्ट है, उसके लिए वो बना है, भगवान उस पर भी भगवान कृपा करे, यही बोलेंगे। लेकिन हम ये बोल दे वो खराब है, ऐसा ऐसा, उसको समझना चाहिए वो कैसे बना, क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन बहुत गलत हो गया, ये तो ऐसा कर देता है,
जैसे कई बार हम कहते थे ना भाई, एक्सट्रीम लवर एक्सट्रीम हेटर बन सकता है। ये जो वृश्चिक राशि वालों को कई बार इस प्रकार कह देते हैं, वो दिलो जान से मोहब्बत करता है वो, लेकिन अगर वो उसके नजर से उतर जाए तो वो दिलो जान से द्वेष भी कर सकता है। तो फिर वो वृश्चिक का जो सेकेंडरी लॉर्ड है केतु, वो एक प्रकार अपराध की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो कई बार हम डरते भी हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसी लग्न के, उसी राशि के बहुत लोग हैं जो जीवन को एकदम साधु की तरह जिया जिन्होंने, और उसी लग्न के, उसी राशि के कई लोगों ने कुछ, यानी लग्न सेम होने से, राशि सेम होने से सब कुछ प्रोडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते। कई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के कारण जो उसके मन में एक प्रकार का उद्वेग उत्पन्न हुआ, मतलब मुझे छोड़ दिया मेरे प्रेमी ने या प्रेयसी ने, ऐसा तो एक क्रोध आया, उस क्रोध को दबाकर उसने ईश्वर की तरफ लगा दिया, तो परमात्मा को पा लिया। और एक को क्रोध आया और उसने बोला मैं संसार को तहस नहस कर दूंगा, उस क्रोध का गलत इस्तेमाल किया। तो आप समझ रहे, ये धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर मिल रहे हैं, और वो योग कारक है, इसलिए बहुत स्ट्रांग। पूरी तरह शुक्र का डेबिलिटेशन कैंसिल किया, और वाकई शुक्र स्ट्रांग है कि नहीं उसको नवमांश में जाकर पुष्टि कर सकते हैं। नवमांश में आप समझ सकते हैं कि वो आफ्टर मैरिज चार्ट ही कहा जाता है, तो नवमांश में शुक्र की विशेषता तो माने जब उसको बोल ही रहे हैं आफ्टर मैरिज चार्ट, विवाह के लिए चार्ट देख रहे हैं, भाग्य के लिए देख रहे हैं, तो शुक्र तो जो नेचुरल कारक है रिलेशनशिप का, और भाग्य के लिए देख रहे हैं तो निश्चित रूप से 9वां भाव। तो आप देख रहे हैं बुध यहां नवमांश में 9वां भाव से ही एग्जीक्यूट कर रहा है, जो नवमांश चार्ट का लग्नेश भी। तो ये लंबी यात्रा के लिए, फॉरेन लैंड में रहकर पार्टनर के साथ कोई वर्क करने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। और फिर और क्या चीज हम माने ये धर्म कर्म अधिपति योग राजयोगों में सबसे बली माना जाता है। फिर हम देख सकते हैं हमारा कुटुंब भाव, माने अगर फिर इस प्रकार से पहले हमने निरीक्षण किया लग्न का, लग्नेश कहां बैठा है, राशि का, ठीक हो गया, और राशि का स्वामी उसका कहां से स्थान। उसके बाद फिर हम सामान्य जो हमारा ऑर्डर है, लग्न धन, ठीक हो गया, ये इस प्रकार से चलना है। तो अब लग्न के बाद अब हम दूसरे भाव पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरा भाव हमारा तिजोरी है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, और हमारा फैमिली गैदरिंग, परिवार इकट्ठा होता है तो कैसा टेस्ट आता है। बोलते हैं हमारे इनके घर में किटी पार्टी जैसा माहौल है, बड़ा बड़ा अच्छा माहौल, मिठास। और कई लोगों के घर में वो नदारद रहता है। फिर मैं वो बोल रहा हूं, मैं इसको बुरा तो नहीं कह सकता हूं, ईश्वर ने अलग अलग सबको रूप दिया है। अभी इस बात को समझना, देखिए इसका प्राइमरी लॉर्ड कौन है, शनि। वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, 12वें भाव से। यहां से गिनेंगे तो वो अपने से 11 है, तो लाभ दे सकता है जन्म स्थान से दूर रहने पर। जहां तक तिजोरी में धन का प्रश्न है, इनको खूब बढ़िया धन प्राप्त होगा, क्योंकि एक्वेरियस कुंभ राशि का सेकेंडरी लॉर्ड भी मानते हैं हम राहु को। ठीक है, तो एक प्रकार से राहु यहां देख सकते हैं स्वराशि जैसा बैठा हुआ है दूसरे भाव में। तो जहां पर बात है मटेरियल गेन, दूसरे भाव धन, गैजेट्स, घर में बहुत संपदा वस्तुओं की, बहुत बढ़िया है। बात जब आती है देश में रहकर या जन्म स्थान में रहकर फैमिली गैदरिंग की, वो अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे अंबाला के आसपास जन्म हुआ है इनका, तो फिर वहां अगर ये कोई पार्टी वगैरह करते तो ऐसा लगता है कि वहां पर डिप्लोमेट लोग ज्यादा हैं। और राहु की वो जैसे मैंने कई अपनी वीडियो में बताया था, राहु के बल को फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ यदि अलाइन कर लेते हैं तो वो एक एडवांटेज बन जाता है। लेकिन हमारे ही
मूल जो हमारा व्यवहार है, मूल्य हमारा मुख्य रूप से जो हमारा कल्चर है, उसके साथ वो अलग प्रकार का इम्पैक्ट देता है। तो ये डिप्लोमैट जैसा देगा। ठीक हो गया कि भाई ये कुछ का कुछ बोलते हैं, इनका जो फैमिली गैदरिंग है, और यही चीज एडवांटेज बन जाता है अगर ये फॉरेन लैंड के साथ संबंध बनाता है। सर्वस्टक वर्ग में भी अच्छे बिंदु हैं। फिर हमारा तीसरा भाव हमारा भाई बहन, पेपर वर्क, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये सब के लिए देखते हैं हम। तो तीसरे का स्वामी छठे से एग्जीक्यूट कर रहा है। सामान्यतः ये हमारे इनिशिएटिव के द्वारा प्राप्त किया गया बल, एक बोलते हैं ना क्या, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए तो तीसरा भी बली होना चाहिए और छठा भी बली होना चाहिए। यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये नहीं है कि भाई वो स्पोर्ट्समैन ही है। खिलाड़ी के अंदर क्या खूबी होती है, तुरंत उसको एकदम बढ़िया इनिशिएटिव होना चाहिए और उसको मेडल जीतने तक वो इनिशिएटिव बरकरार रखना चाहिए। मींस कंपटीशन ओवरकम करना उसका बल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली इनिशिएटिव ले लिया फटाफट और वो एंड तक उस बल को नहीं बरकरार रख पाया। तो तीसरा भाव होता है हमारा, तुरंत हमने इनिशिएटिव ले लिया, और छठा भाव होता है हम अंत तक उसको फॉलो करते हैं। तो छठा भाव वैसे भी इनका बहुत बढ़िया है। तो ये अच्छे इनिशिएटिव और अंत तक उसको पकड़ कर रखते हैं कि भाई करना है तो करना है, विदेश में जाना है तो जाना है, तय। तो ये माने एक प्रकार से पेपर वर्क के इन सब चीजों के काम को एग्जीक्यूट करने की जगह है सिक्स्थ हाउस, और बढ़िया प्रेजेंस सोशल मीडिया में आ सकता है यदि वो एग्जीक्यूट करे सिक्स्थ हाउस के संबंधित विषयों के साथ। मतलब छठा भाव जैसे मामा का होता है, मौसी का होता है, और छठा भाव हमारा मेडिकल और रोग रिपुण बेसिकली। तो हम अपने आप को ज़्यादा हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ज़रिए लोगों तक ज़्यादा अपनी पहचान जानना चाहते हैं। तो हमारा जो कोई टाई अप कर सकते हैं मामा पक्ष, मौसी पक्ष, और हमारा जो माने ये जिस प्रकार वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जहाँ से रोग रिपुण, इसको ज़्यादा प्रोएक्टिव करने से हमारा तीसरे भाव का बल अपने को और प्राप्त होगा, क्योंकि वो कहां बैठकर काम कर रहा है। किसने, माने बृहस्पति ने कहां ऑफिस बनाया, छठे भाव का ऑफिस बनाया। ठीक है, फिर हम आते हैं चौथे भाव में। हालांकि इस पर भी बहुत चर्चा है, मैं और इस पर निश्चित रूप से कई लोग कमेंट्स करेंगे कि सर और भी बता सकते थे। बताने को तो मैंने बोला ना, ये अनंत है। यही चार्ट हम हो सकता है शायद 50 दिन, 100 दिन या साल भर चलता रहे, लेकिन हम ऐसा तो फिर नहीं कर पाएंगे ऐसा। इसलिए आप कोई भी क्लास जब देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। इसे थोड़ा और बताना चाहिए था ऐसा। तो आप लोग हरि कृपा से सब सीख जाएंगे। परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा तो यदि सब सीख जाएंगे। और अगर हम जैसे मैंने बोला वो वाली बुद्धि होगी हमारी, सांसारिक बुद्धि, तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। डर का बोझ, जानकारियों का बोझ इकट्ठा करेंगे केवल। ये होता है वाह, ये होता है वो फल देता है, वो फल देता है। जानकारियों का बोझ और डर। तो अभी आपको तीसरे भाव का आया समझ में। फिर आते हैं चौथे भाव। चौथा भाव ये हमारा भवन, माता, और जीवन में ओवरऑल जो हम शांति सुख पाते हैं चौथे भाव से पाते हैं। मदरलैंड, मंत्रिमंडल, हृदय, इसका स्वामी मंगल कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, आठवें भाव से। सामान्यतः मां भाव का स्वामी अगर विरोधी होकर या राशि बल नहीं है उसको, फिर आठवें में जाता है। कम अच्छा बताते हैं, क्योंकि आठवां भाव व्याधि का है,
कष्ट दे सकता है माता को, लेकिन यहां पर ओवर रूल हो जाता है, वो सामान्य नियम के ऊपर बड़ा नियम लग जाता है। क्या नियम लग जाता है कि वो मित्र के यहां पर मित्र के साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना, मंगल सूर्य दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये बढ़िया होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि माता मदरलैंड इनके पार्टनर के एसेट्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा मदरलैंड होता है, और 8वां जो भाव होता है वो पार्टनर का धन भाव माना जाता है, तो ये यहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। और सूर्य जो है वो मूल त्रिकोण में, मूल त्रिकोण का मतलब ऑफिस में बैठा है एकदम, मतलब 8वें भाव को पूरा पूरा एकदम तैयार है बल लेने के लिए, बड़ा पराक्रमी 8वां भाव है। हालांकि ये अगर हम ऑर्गन सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़कर देखें तो फिर यहां पर मंगल सूर्य और केतु का प्लेसमेंट थोड़ा कम अच्छा है, मतलब अंतरंग संबंधों के लिए वो एक प्रकार का डिटैचमेंट है, फंगल इन्फेक्शन जैसा, ऐसी चीजें यहां से क्रिएट कर रहा है 8वें भाव से। फिर आते हैं हम 5वां भाव। 5वां भाव ये हमारा संतान और परंपरा से प्राप्त जो भी हमें पदवी मिली है, मतलब हमारे परिवार में कोई चलता आ रहा है कि हमारे पिता, उनके पिता राजपुरोहित रहे हैं, तो वो सब बल है कि नहीं है। अगर पंचम भाव उसका स्वामी बली है तो ऐसी चीज है, और पंचम भाव की स्थिति बहुत बुरी है, तो कोई ऐसी चीजें हम नोटिस नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो आप देख रहे हैं इसका स्वामी 30 सर्वस्टक वर्ग है, स्वामी शुक्र अपने से पंचम होकर बैठा हुआ है, तो फैमिली प्रेस्टीज, परंपरा से प्राप्त पदवी इनके कारण और बढ़ेगी, ठीक हो गया। संतान बल भी होता है 5वां भाव, तो वो भी हम बहुत बढ़िया कह सकते हैं, ठीक हो गया। और जो भी ओपन शेयर ट्रेडिंग होती है वो भी हम देखते हैं 5वें भाव से, संतान, उनका स्वभाव, वो सब भी 5वें से देखते हैं। तो यहां पर 2 नंबर है, ठीक है, तो ये कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत अच्छे मिलनसार संतानें हैं, ठीक है, और पंचम से पंचम होकर बढ़िया राजयोग बना रहा है। अगर आप पंचम से देखेंगे तो ये एक प्रकार का धन योग है, और दशम भाव से देखेंगे तो एक प्रकार का राजयोग है। धन योग का मतलब मेनली जो हमारे पैसे संपदा को बढ़ाने के लिए होता है, राजयोग का मतलब जो हमारे यश, मान सम्मान, रुतबा, उसको बढ़ाने के लिए होता है। फिर छठा भाव ये इनको पूरा पूरा बल इसका इनकैश कराना चाहिए, रोग, रिपु, ऋण, तो जब इनका पेशा ही उससे संबंधित है तो कोई रेमेडी की जरूरत नहीं। तो एक बात और हम समझ सकते हैं, अगर किसी का चंद्रमा यहां बैठा है, लग्नेश यहां बैठा है और संबंधित भाव से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उपचार करना पड़ेगा, तब जाकर हमें उसके अच्छे फल मिलेंगे। नहीं तो व्यक्ति हो सकता है बीमारी रहे, चंद्रमा यहां बैठा, आप डॉक्टरी पेशा में नहीं है, आप कुछ शिक्षा जगत में है, भाई जैसे शिक्षा जगत में भी अगर आप मेडिकल संबंधित को स्टडी करा रहे हैं तो बड़ी अलाइन हो गया वो, लेकिन अगर आप 6th हाउस के प्लेसमेंट के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो अलग रोग पैदा कर सकता है। बाकी किडनी इनकी सब बढ़िया है। फिर आते हैं इनके 7th हाउस यानी पार्टनरशिप, तो उसका स्वामी कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। वैसे कर्क राशि से समझ में आता है कि इनका जो पार्टनर का स्वभाव इनके प्रति समझना है, चाहे इनके स्पाउस का लग्न सिंह लग्न हो, मतलब चाहे वो ऑर्डर देने का स्वभाव आप लग्न में देखते हो, लेकिन इनके प्रति वो क्या है, कर्क,
इनके प्रति वो हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, मदर, वो सबसे पहले वो भावना जागती है एक अच्छे मां, ठीक हो गया, इनके स्पाउस के लिए। मतलब अगर हम बच्चों की बात करते हैं, इनके बच्चों के मां के रूप में बहुत बढ़िया इनकी अर्धांगिनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे। 4 नंबर, मतलब बोलते हैं ना, कर्क का सबसे बड़ा बल क्या है, उसको मदर बोलते हैं। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो माँ कैसा करती है, रानी, रानी एक प्रकार से माँ का ही स्वरूप माना जाता है। फिर हम बात करते हैं, अपने से 12 होकर चंद्रमा रोग भाव में बैठा है, तो इनके पार्टनर को अगर उनका पेशा रोग रिपुरण से संबंधित है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो फिर उनको, इनके स्पाउस को समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश होकर षष्ठम भाव में चला गया, ठीक है। और कुछ जो हमें दिख रहा है उसकी पुष्टि भी हम नवमांश से करवा सकते हैं। जैसे नवमांश में 7वें का जो स्वामी बृहस्पति वो अष्टम में जाकर डेबिलिटेटेड हो गया, तो यदि आप कोई व्याधि, रोग संबंधी प्रोफेशन में स्पाउस जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो फिर समस्या है, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं इनके 8वां जो भाव है वो हमारा इन लॉस फैमिली, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन सब का होता है। तो यहां पर सूर्य अपने बढ़िया बैठे हैं, सूर्य यानी पिता, पैतृक, इस प्रकार की संपत्ति, और वो संपत्ति में कहीं ना कहीं पत्नी के नाम का बड़ा प्रयोग होगा, क्योंकि वो पत्नी का धन भाव जैसा है। यानी अगर ये पार्टनर है तो ये पार्टनर का धन भाव माना जा सकता है। सूर्य एकदम मूल त्रिकोण का मतलब होता है ऑफिस में बैठा हुआ है, और चाहे वो नीच का है लेकिन इनका जो स्टेटस पार्ट है उसमें भी सूर्य इनके 8वें से ही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और 6ठे का स्वामी होकर 8वें में चला गया, D10 चार्ट, कर्म का चार्ट माना जाता है जो। नवम भाव, अब ये एक बात समझनी है, वो शुक्र और बुध का मिलन तो बढ़िया है, वो राजयोग बना रहा है, लेकिन बिंदु बल कम होने से, माने सर्वष्टक वर्ग बल कम होने से 23 अंक आते हैं, तो ये एक मैसेज कन्वे कर सकता है कि भाई इनको गुरु का साथ, धर्म का साथ इतना नहीं मिला, भाग्य का साथ इतना नहीं मिला। 23 सर्वष्टक वर्ग बिंदु हैं, ठीक है, तो इनको इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे। 9th हाउस इज फॉर भाग्य, ठीक हो गया। गुरु, गुरु की आज्ञा का गुरु का मतलब आप समझते हैं, गुरु का मतलब मैंने गुरु का नाम ले लिया बस ये होता है क्या? नहीं, गुरु का मतलब मुझे आज्ञा का अर्थ पता होना चाहिए कि आज्ञा दी है, पालन करना है। वो आज्ञा कई बार मेरे मन को पसंद भी आ सकती है, नहीं भी पसंद आ सकती है, आज्ञा है तो पूरी करनी ही है वो गुरु। कोई कोई लोग हैं जो आज्ञा का पालन करने वाले हैं, नहीं तो मन मुताबिक गुरु करते हैं। जब तक गुरु उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है तब तक तो गुरु सही है। कहीं गुरु ने कोई ऐसी बात बोल दी जो शास्त्र सम्मत है, उसको पसंद नहीं आई, तो फिर वो पल्ला झाड़ लेता है, अलग रास्ता ले लेता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए गुरु का अर्थ होगा जो आज्ञा को समझता है, आज्ञा का पालन करने वाला। तो इनको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि भाई मैं कभी भी मुझसे आज्ञा उल्लंघन ना हो, गुरुओं का सम्मान हो। फिर होता है 10th हाउस, ऑफिस प्रमाइसेस। ऑफिस तुला राशि के जैसा है। तुला माने शुक्र की राशि है, बड़ा बैलेंसिंग है, और इस राशि का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है शनि को।
आप जानते हैं वो शनि तुला राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो काफी कर्मठ माने जा सकते हैं अपने ऑफिस में। सुंदर ऑफिस है, बहुत मेहनती। शनि वैसे भी जब वक्री होता है तो व्यक्ति अपने श्रम को बहुत अधिक विस्तारित कर लेता है, अपने नौकरों पर वो अनावश्यक धौंस नहीं जमाता है। बोल्ड एंड अलोन, शनि के संबंधित कारकत्वों से जो भी कार्य है वो अपने आप करने पर विश्वास करता है। ऐसा नहीं भाई कोई मेरे नीचे नौकर है तो बस नौकर के पीछे मैं पड़ा रहूंगा कि भाई तूने ये क्यों नहीं करा है, वो क्यों नहीं करा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो शुभ होकर ग्रह जब वक्री होते हैं तो संबंधित कारक है उसका प्रभाव जीवन में अच्छा देते हैं। शनि लग्नेश और धनेश होकर वक्री है, वो सेवा सेवक उसके कारक माने जाते हैं। तो ये अपने सेवकों के प्रति काफी विनम्र होने वाले, सेवकों पर अनावश्यक धौंस ना जमाने वाले होते हैं। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं इनके एकादश भाव में। 11वां भाव हमारी रूटीन इनकम, हमारे पिता के भाइयों का, ठीक है, प्रिय मित्र, नेटवर्किंग उनका होता है। और 8 नंबर हालांकि इसका जो सेकेंडरी लॉर्ड है वो केतु है, प्राइमरी लॉर्ड मंगल है, और दोनों ही 8वें से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। माने 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी होकर मंगल और सेकेंडरी लॉर्ड केतु 8वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मित्र होने पर भी बहुत अधिक समाज में वो जानकारियां अपने मित्रों के बारे में नहीं देते, अपनी आय के साधनों को भी बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। कई लोगों को ये अच्छा लगता है कि मेरे यहां से भी मैं आय करता हूं, वहां से भी आय, उनको अच्छा लगता है। कई लोग इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं बोलना। तो जब 11वें भाव में वृश्चिक राशि है और खासकर उसका स्वामी 8वें भाव से अंडरग्राउंड माइनिंग ऐसा एग्जीक्यूट कर रहा है और आय पर्याप्त है, सर्वष्टक वर्ग में 32 अंक है। फिर आते हैं हम 12वें भाव में। 12वां भाव हमारे एक्सपेंसेस हैं, शैया का सुख, सोने का सुख है, गुरु का घर है, गुरु का आश्रम है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि शनि का बल यहां अच्छा है, लेकिन उस भाव को दूसरे भाव इतने अधिक सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, तो सर्वष्टक वर्ग 18 है। तो ये है गुरु का घर। तो जैसे मैंने इनके चार्ट में देखा, गुरु और गुरु आश्रम दोनों ही थ्रेशोल्ड से कम आ रहे हैं। तो इनको गुरु की आज्ञा, गुरु के घर में कभी अगर रुक सकें, गुरु आश्रम में रहकर कोई कार्य कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सबसे बढ़िया इनके लिए परफेक्ट रेमेडी का काम करेगा। इनको कोई क्या बोलता है इसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें को बैक बाइटिंग बोलते हैं। मतलब मेरी बातें समाज में अनावश्यक तरीके से बोली जा सकती हैं। जो मेरे बारे में जो व्यक्ति बोलता है कुछ भी नेगेटिव, वो 12वें के कमी के कारण देखने में आता है। और मेरे बारे में समाज कुछ अच्छा बोलता है तो भी 12वें का बल देखा जाता है। ठीक है। हालांकि बोलना ना बोलना इससे अलग होकर केवल मेरी विचारधाराओं को मानने वाले वो 5वें से देखे जाते हैं, इन्हें फैन फॉलोइंग। ठीक हो गया। और बाकी आप ये आत्मकारक, आमात्य कारक माने जैमिनी पद्धति से भी राजयोग का निरीक्षण करना आप सीख सकते हैं कि अगर आत्मकारक, आमात्य कारक ऐसा मिल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं आत्मकारक मंगल और सूर्य पितृकारक होकर मिल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जैमिनी पद्धति अनुसार अच्छा कॉम्बिनेशन
माना जा सकता है। और वो कहीं ना कहीं इनके माने पिता के जरिए कुछ पैतृक संपदा में बढ़ोतरी की बात पुष्ट करता है, माने पक्का करता है वो। और नवमांश में फिर जो हम देखते हैं उसकी दिशा और आगे सही रहेगी कि नहीं रहेगी उसको देख सकते हैं। तो नवमांश में आप देख रहे हैं मिथुन लग्न है और लग्नेश नवम में चला गया, तो 3 9 12 संबंध विदेश के लिए बहुत बढ़िया बताते हैं। और फिर इसमें आप चंद्रमा और मंगल राहु, माने जो चंद्रमा है वो राहु केतु एक्सेस में आ गया, मन का कारक। तो ये भी और इनके स्पाउस भी, बिकॉज नवमांश माने आफ्टर मैरिज चार्ट, विदेश में सेटल होने के प्रबल संभावना बनती है। और ये शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं, शुक्र योग कारक है, नीच है, तो ऑफिस प्रोमाइसेस और पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप उसका लाभ भी मिलेगा। तो इनको नेचुरल डायमंड, थोड़ा वजन है तो 1/2 कैरेट का, नहीं तो 1 कैरेट का भी पहन सकते हैं। मिडिल फिंगर राइट हैंड में, मिडिल फिंगर होती है ये अर्थ के लिए होती है, पैसे के लिए, इसमें पहनते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। और D10 चार्ट में भी यदि देखें तो बृहस्पति इनका लग्नेश है D10 चार्ट का, और 7वें भाव से माने पार्टनर भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इनके स्पाउस के करियर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका, आगे चलकर और बड़ी भूमिका इनकी रहने वाली है। और चंद्रमा जो है वो D10 चार्ट में 4थे भाव में बुध, स्वराशि बुध के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो इनके स्टेटस को, बिकॉज D10 चार्ट इज ओवरऑल स्टेटस को भवन से और बढ़ाने की बात कर रहा है। माने ये भी संभावना है कि जहां हम रहें वहीं से हमारा स्टेटस बढ़े या वहीं से हमारा कर्म हो ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे इनका जो राशि स्वामी है वो भी कन्या राशि में है, और इकलौता बुध ही ऐसा प्लैनेट है जिसको वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी संभावनाएं, पार्टनर के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटी, इनके लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटी आगे और बढ़ सकती है। तो बाकी और भी बहुत चीजें, मतलब आप चाहें तो सारे के सारे यहाँ भाव का निरीक्षण कर सकते हैं। फिर ये गोचर भी आप देख सकते हैं। ये जो चार्ट हमने लिया है, वैसे तो गोचर चंद्रमा से लिया जाता है, बाकी कई लग्न से भी गोचर लेते हैं। तो देखिए अभी लग्न में बृहस्पति आ गया है, पहले बृहस्पति इनके लग्न माने इनकी जो राशि है उससे 12वें में था, अभी लग्न में आ गया इनके गोचर के ट्रांजिट चार्ट में। तो इनको ऐसा लगेगा, ध्यान रखना है, गोचर एक्चुअली कुछ करता नहीं है अच्छा बुरा कुछ, वो केवल एक स्मॉग बना देता है या हटा देता है। एक्चुअल में तो जैसा है वैसा ही रहता है भाई। जैसे धुंध आने का मतलब ये तो नहीं होता है कि वहां पर बुरी चीजें गायब हो गई हैं। जैसे कि जंगली जानवर है, धुंध आ जाए तो हमें लगेगा कि जंगली जानवर गायब हो गए, नहीं, जंगली जानवर अभी भी है। और ऐसे सोना चांदी रखा है, धुंध आ जाए तो लगेगा सोना सब अच्छा, सोना गायब हो गया, चला गया, सोना तो अभी भी रखा है सब, धुंध आने से वो गायब हो गया। तो ऐसे ही जो गोचर चार्ट के जरिए कुछ बुरा या अच्छा आता है वो धुंध का ही काम करता है। बस बुरा आएगा तो धुंध उसको छुपा लेगी, अच्छा आएगा तो धुंध हट जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इनका जो इसमें गुरु मुख्य रूप से जब भी गोचर देखते हैं आप देख सकते हैं सारे ग्रहों का गोचर आपके ऊपर है। कई लोग दिन दिन का भी देखते हैं गोचर, उसमें फिर चंद्रमा और सब ग्रह, लेकिन आप, मैं कहूंगा आप
मुख्य रूप से बृहस्पति, राहु, केतु, शनि का गोचर ज्यादा देखें, क्योंकि यही लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो ये मिथुन राशि में रहेंगे तो बढ़ाएंगे, ऐसा इनको लगेगा कि भाई मेरा जो आत्मविश्वास है आजकल बढ़ने लगा, या वैसी वैसी खबरें, वैसा वैसा माहौल ज्यादा आने लग जाएगा। अब एक्चुअल में वास्तव में ऐसा है या नहीं वो तो दशा सिस्टम ही बताता है। इनको वैसे गुरु की महादशा चल भी रही है, ठीक हो गया। तो आप समझ रहे हैं, माने इनके जो मुख्य D1 चार्ट में गुरु इनका जेमिनाई में ही बैठा है, और गोचर चार्ट में भी बृहस्पति इनका जेमिनाई में है। तो वो चीज इनको खासकर वही मई के महीने से, मई के सेकंड वीक के बाद इनको ज्यादा विश्वास बढ़ा है। फिर आते हैं इनके गोचर में, और भी बहुत चीज देख सकते हैं कि भाई मैं, क्योंकि वो ये मुहूर्त का भी विषय होता है। कई लोग ऐसा, मुझे कोई ऐसी चीज करनी है, मेरा अभी कहाँ चल रहा है चंद्रमा, कौन से भाव में है, ऐसा भी देख लेते हैं मुहूर्त के साथ। लेकिन डेली बेसिस पर जो प्रेडिक्शन की जाती हैं गोचर देखकर, ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो दशा को तो इंक्लूड ही नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए गोचर एक कुछ परसेंटेज रखता है, लेकिन बड़ा परसेंटेज, मतलब मैं तो ये कहता हूं 85-90% दशा के पास है। 10%, 15% गोचर आपको फील गुड या फील बैड करवा सकता है। एक्चुअल में करता कुछ नहीं है वो। जैसे जब से गोचर अच्छा है, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिला नहीं, क्योंकि दशाएं प्रतिकूल थी, गोचर अनुकूल था। ऐसे दशाएं अनफेवरेबल हो जाए, बुरा होगा, लेकिन बहुत पैसा मिल गया। तो ऐसा जब ऐसी वैसी खबरें सुनने लग जाता है, जहां तक ऐसे आसपास खबरें आ रही है ऐसी। अब हम जैसे हमने बात की वर्तमान में, तो दशा में जा सकते हैं। दशाएं वैसे बहुत हैं, हम जैसे विंशोत्तरी है, अष्टोत्तरी है, योगिनी है, कालचक्र है, और भी दशाएं। लेकिन आप शुरुआत में तो किसी एक पर समय ज्यादा देंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। विंशोत्तरी भारत के, या मैं कहूं विश्व के कई विद्वानों में सबसे ज्यादा सम्माननीय दशाओं में गिना जाता है। तो विंशोत्तरी में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या इस समय दशा चल रही है। तो इनको विंशोत्तरी में, जैसे आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 19 जुलाई 2025, तो आप देखिए जुलाई का जो पार्ट आएगा वो इनको गुरु में, राहु में, बुध में आएगा, ठीक है। तो गुरु इनके चार्ट में कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसका काम क्या है इनके चार्ट में। गुरु का काम 12वां भाव और तीसरा भाव। निश्चित रूप से लग्न के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट और फ्रीक्वेंट यात्राएं, पराक्रम, इन विषयों को हाईलाइट करेगा। कहां से हाईलाइट करेगा? 6th हाउस। 6th हाउस यानी मतलब इनका रोग, रिपु, ऋण भाव, तो इनका पेशे के साथ वो काफी मैच करता है। लेकिन हमारी जो खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो चंद्रमा से इनको क्या लगेगा? बृहस्पति के समय मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और 7वां भाव पार्टनर का है, 7, 8, 9, 10, और 10वां भाव ऑफिस प्रमाइसेस का है। तो इनको खुद क्या लगेगा कि मेरे पार्टनरशिप, पार्टनर रिलेशनशिप, विश्वास बढ़ रहा है, और ऑफिस प्रमाइसेस का बल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लग्न से बताया, चंद्रमा से बताया। फिर अंतरदशा, मई 2024 से आगे अक्टूबर 2026 तक राहु की अंतरदशा। अंतरदशा इज लाइक स्टेट गवर्नमेंट, महादशा इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर अंतरदशा के पास, मींस स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिस प्रकार फेडरल सिस्टम में हम काम करते हैं।
ठीक है, तो अंतरदशा में राहु इनका स्वराशि जैसा मैंने बताया एक्वेरियस में, तो राहु अंतरदशा में सोसाइटी में ये मैसेज जाएगा कि हाँ, तिजोरी पर भी काफी पैसा जमा हो गया है। तिजोरी यानी इनका जीवन में ओवरऑल सेविंग बढ़ गया है। चंद्र कुंडली से वो इनका नवम है, मतलब 7, 8, 9 नवम। तो नवम भाव क्या होता है? एक प्रकार लंबी यात्रा, भाग्य, इस प्रकार इन विषयों का है। तो स्पेशली वो ऐसा कोई मन में विचार आना, कुटुंब जनों की प्रेरणा से विदेश जाने का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बारे विचार करना, ऐसा ये सब इनको होगा। और यदि बात करें कि कुछ ऐसा कोई जैसे पहली अप्रूवल जैसा मिलना इस विषय में, जिस विषय में को लेकर लगे हुए हैं, तो अगर आप देखें तो इनको यहाँ से क्लियर होगा कि आने वाला समय इनका बुध के बाद केतु आएगा और केतु के बाद शुक्र आएगा। केतु में तो जनरली हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत बहिर्मुखी हो जाएंगे। शुक्र में हम ऐसा थोड़ा सा स्वभाव से वो ज्यादा घुलना मिलना चाहता है। नवमांश चार्ट में शुक्र 12वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ भी नवम में बैठकर कार्य कर रहा है, ऑफिस प्रमाइसेस और पंचम भाव का स्वामी है वो। तो कुछ एक अप्रूवल जैसा मिलेगा इनको रिलेटेड टू लॉन्ग जर्नी, और चले ही जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब शनि जो है वो एग्जीक्यूट ही कर रहा है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल हाउस से, देख रहे हैं आप शनि, तो शनि शुरू हो रहा है इनका 4 अक्टूबर 2026। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या ये महादशा 19 साल के लिए ऑन हो जाएगी। तो फिर विदेश में जाकर बसना, विदेश में जाकर धन अभिवृद्धि करना, विदेश में जाकर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये सब चीजें 2026 माने अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2045 तक शनि का ही समय चलेगा, जो इनके लिए मैंने जैसे बताया कि लग्नेश मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट माना जा सकता है। तो और भी बहुत कुछ है, हम और भी कई वर्ग कुंडलियां देख सकते हैं, इन कुंडलियों में और भी कई चीजें देख सकते हैं, लेकिन समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा पर रहकर ही हम कार्य कर सकते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी? निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि मेरा स्वभाव है ऐसा, जैसा मेरा अब अपना भाग्य रहा होगा गुरुओं के साथ मैंने जो सीखा, तो इसलिए मैं केवल ज्योतिषीय सूत्र एक लाइन में ऐसा नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को भी मैं, आप लोग क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप उसको भी जरूर समझें। आप सूत्र सीधा पढ़ेंगे तो बाद में कष्टकारी लग सकता है कि मैंने तो मर्म नहीं जाना, उल्टा जानकारियों का बोझ ही इकट्ठा कर लिया, और जब मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सीख जाऊंगा तो फिर मुझे कोई चीज पीड़ा नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैं कुछ कोशिश करता हूं कि कोई इस बात को सीख ले, समझ ले, लाभ उठा सके। तो आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।